Hello students, welcome back. Today in this lecture, we are going to begin with a concept related to Gibbs free energy, and this concept was already discussed in class 11th. So let us begin with the concept. The concept says that any process which has the value of delta G negative, then such type of process is spontaneous in nature. What do you mean by spontaneous? Spontaneous का मतलब होता है कोई भी process जो अपने आप हो जाता है. So such type of process are found to be spontaneous. Second concept says that if any process has a delta G is equal to 0, then such type of process is in equilibrium. तो जो भी प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होते हैं उनकी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू 0 आती है. थर्ड कंसेप्ट ये कहता है दैट इफ डेल्टा जी ऑफ एनी प्रोसेस इज पॉजिटिव देन दिस प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. तो ये 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे. अब देखो इन 3 पॉइंट्स का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या रिलेवेंस है. तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला लिखा था डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, और इस फॉर्मूले को यूज करके हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं. जब आप न्यूमेरिकल्स में इन 3 वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करते हो तो फाइनल आंसर जो आपके पास आता है, इफ दैट आंसर इज नेगेटिव, अगर आंसर तुम्हारा नेगेटिव आ जाए तो ये जो सेल होता है जिसके अंदर डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, ये सेल आपको इलेक्ट्रिकल वर्क करके देगा. मींस दैट सेल विल बी फंक्शनल. उस सेल को जैसे ही आप किसी भी सर्किट में जोड़ेंगे वहां पर इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो शुरू हो जाएगा. तो हम यहाँ पर क्या रेफरेंस निकाल सकते हैं कि हमने कल जो इक्वेशन पढ़ी थी उस इक्वेशन में अगर किसी भी सेल का डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तो ये जो सेल होते हैं द सेल कैन बी यूज्ड टू कैरी इलेक्ट्रिकल वर्क. इस तरह के सेल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए यूज़ किए जा सकते हैं. तो जितने भी नए सेल आप मार्केट से खरीद के लाते हो और जिनको आप यूज़ करते हो अलग अलग अप्लायंसेस में, ये सभी सेल जो होते हैं उनमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है. सेकेंड पॉइंट, अगर कोई भी ऐसा सेल है जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब होता है कि आपका सेल डिस्चार्ज हो चुका है. इफ फॉर एनी सेल डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, then it means the cell has reached equilibrium और हम ये कह सकते हैं the cell is discharged. सेल डिस्चार्ज हो चुका है. तीसरा पॉइंट, इफ फॉर एनी cell delta G comes out to be positive, then such type of cell do not produce any electrical work. तो इस तरीके का सेल जो है वो काम नहीं करेगा. The cell is non-functional. Cell is not functional. ये सेल कभी काम नहीं करेगा. तो ये इन्फ्रेंस आता है 11th क्लास में जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था रिगार्डिंग डेल्टा जी, उसका यहाँ इस चैप्टर के अंदर. अब मान लो क्वेश्चन जो है MCQ आपको दिया जाता है इस तरीके से, यू हैव अ सेल फॉर विच equilibrium is already attained, then what is the condition for delta G? आपके पास एक सेल है जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है,
the cell has reached equilibrium. What is the condition of delta G? चार ऑप्शंस दे देगा. डेल्टा जी इज लेस देन इक्वल टू 0. सेकेंड, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0. थर्ड, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0. फोर्थ, डेल्टा जी इज लेस देन 0. तो देखो बच्चों क्या होगा, सेल इक्विलिब्रियम पर है, तो जब सेल इक्विलिब्रियम पे होगा उस टाइम पर डेल्टा जी विल बी इक्वल टू 0. तो ये आंसर करेक्ट रहेगा. डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या बोला जा रहा है, इसका मतलब डेल्टा जी इज पॉजिटिव, ये बोला जा रहा है. डेल्टा जी इज लेस देन 0, इसका मतलब डेल्टा जी इज नेगेटिव. डेल्टा जी इज लेस देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब डेल्टा जी नेगेटिव भी हो सकता है या 0 के बराबर भी हो सकता है. तो दो कंडीशंस नहीं होगी. इक्विलिब्रियम पर जब आएगा तो एक सिंगल कंडीशन रहेगी, दैट इज डेल्टा जी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0. लेस देन 0 नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन पर. अगर लेस देन 0 होगा तो फिर सेल स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. तो ये हो गया एमसीक्यू जो इस कंसेप्ट से रिलेटेड आपको दिख जाएगा प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में, जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं. चलिए अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे. आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिलेटेड है सेल्स या बैटरीज से. तो आज हम एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस स्टडी करने वाले हैं सेल्स की, कि हमारी डेली लाइफ के अंदर जो है अभी तक जो हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है. तो देखो बच्चों, अभी तक हमने गैल्वेनिक सेल्स जो हैं इनके बारे में पढ़ा है. तो गैल्वेनिक सेल्स में क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. तो हम शुरुआत करते हैं. एनी रेडॉक्स reaction which is spontaneous can be used to make a galvanic cell. कोई भी spontaneous redox reaction जो है उसको आप यूज करके और एक गैल्वेनिक सेल बना सकते हो, लेकिन सभी गैल्वेनिक सेल्स को कमर्शियली यूज नहीं कर सकते. ऑल गैल्वेनिक सेल कैन नॉट बी यूज्ड कमर्शियली. कमर्शियली का मतलब डेली लाइफ के अंदर. तो ऐसा क्या हो गया कि हम इनको यूज नहीं कर सकते. इस चैप्टर में हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स, जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व की, जितने भी हमने यहाँ पर अलग अलग टाइप के सेल्स बना के देखे, हमने उनके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा, वर्किंग के बारे में पढ़ा, इनको हम प्रैक्टिकली डेली लाइफ में यूज़ क्यों नहीं कर सकते. तो इसके पीछे दो रीजंस हैं. सबसे पहला रीज़न, हम जो गैल्वेनिक सेल अभी तक बना रहे हैं और स्टडी कर रहे थे अभी तक प्रॉब्लम्स के अंदर, तो उन सभी में हम इस तरीके का एक सेल जो थे वो यूज़ करते थे, बनाते थे. दो अलग अलग बीकर, उनके अंदर दो अलग अलग इलेक्ट्रोड और आपस में कनेक्ट किया हुआ है शॉर्ट ब्रिज से. ऐसा सेल अगर हमें डेली लाइफ में यूज़ करना पड़ जाए तो इस सेल को काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए रखने के लिए. तो आपने देखा होगा घड़ी के सेल के अंदर जो है वो, जिसको पेंसिल सेल भी हम बोलते हैं, वो तो काफ़ी छोटी स्पेस में आ जाता है. उसको रखने के लिए तो बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए. लेकिन अगर मैं इस सेल को यूज़ करता सपोज उस घड़ी के अंदर, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ती. तो पहला लिमिटेशन तो यही आ गया, इट लैक्स कॉम्पैक्टनेस एंड नॉट इजीली पोर्टेबल. अगर इस सेल को मुझे कहीं पर ले जाना पड़ जाए तो ये काफ़ी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा और इसको जो है वो बड़ा कॉशियसली, बड़ा ध्यान से जो है वो आपको इसको लेके जाना पड़ेगा. अदरवाइज जो है वो इस सेल की पोर्टेबिलिटी हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छी नहीं है. इट इज़ नॉट ईजिली पोर्टेबल.
सेकेंड पॉइंट आता है कि ये जो सॉल्ट ब्रिज हम यूज करते हैं इस सेल के अंदर, इस सॉल्ट ब्रिज का रेजिस्टेंस हाई होता है। तो मान लो इस सेल को तुमने किसी ऐसे डिवाइस में कनेक्ट कर दिया जो ज्यादा करंट विड्रॉ करता है, तो सडनली क्या होगा, इस हाई रेजिस्टेंस की वजह से और ज्यादा करंट विड्रॉ करने की वजह से एकदम से पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा इस सेल का। मतलब ये सेल जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाएगा अगर इस सेल को मैं किसी ऐसी जगह पर कनेक्ट कर दूं जहां पर करंट कंजप्शन ज़्यादा होता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास घड़ी का सेल है। घड़ी का सेल आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने तक इजीली जो है वो काम कर लेता है, और घड़ी तो कंटिन्यूसली काम करती रहती है बिना रुके। अगर मैं उसी सेल को किसी खिलौने के अंदर लाके डाल दूं, तो घड़ी से सेल निकाला आपने, किसी खिलौने के अंदर डाल दिया, खिलौने के अंदर जो है वो सेल उतना काम नहीं करता, उतने लंबे टाइम तक काम नहीं करता, थोड़े ही टाइम बाद में क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? खिलौने जो होते हैं उसमें करंट की कंजप्शन ज़्यादा होती है, वो करंट ज़्यादा विड्रॉ करते हैं सेल से। करंट ज़्यादा विड्रॉ करेगा, सॉल्ट ब्रिज लगाया होगा, सॉल्ट ब्रिज का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो एकदम से क्या हो जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप। तो इसी वजह से खिलौने के अंदर जो सेल है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलते। तो यहां पर यही एग्जांपल हम ले सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल हैव salt bridge which has a high resistance, full stop. When this cell is used in a device having large withdraw of current, then this cell shows a sudden drop in voltage. So this reduces the life of cell. तो इस वजह से सेल जो है वो जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब सेल की लाइफ जो है वो कम हो जाएगी अगर हम गैल्वेनिक सेल को यूज कर लेते हैं ऐसे किसी डिवाइस के अंदर जो ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है। तो ये दो हमारे सामने लिमिटेशंस आ गए जिसकी वजह से हम गैल्वेनिक सेल्स को डायरेक्टली एज अ कमर्शियल सेल यूज नहीं कर पाते। तो हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स है? रिक्वायरमेंट्स टू यूज एज कमर्शियल सेल। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि जो सेल होना चाहिए वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए और पोर्टेबल होना चाहिए। The cell must be compact and easily portable. सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है? वोल्टेज ड्रॉप सडनली ना हो। भले ही हम उसको खिलौने में लगा रहे हैं, तो खिलौने में लगाने का ये मतलब नहीं है कि विद इन आवर्स के अंदर जो है वो हमारा सेल डिस्चार्ज हो जाए, फिर भी लॉन्गर ड्यूरेशन हो। सो इट मस्ट not have a sudden drop in voltage and must have a longer life. तो ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी कमर्शियल सेल से। तो जो डेली लाइफ के अंदर हम सेल्स यूज़ करते हैं वो इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं। तो आपने देखा होगा, चाहे वो आपकी मोबाइल की बैटरी हो या फिर घड़ी का सेल हो, इन दोनों पॉइंट्स को फुलफ़िल करते हैं। तो ऐसे सेल को बोला जाता है कमर्शियल सेल। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कमर्शियल सेल के कुछ एग्जाम्पल्स जिनको
बैटरी भी बोला जाता है। अब देखो बच्चों, सेल और बैटरी ये दो अलग अलग टर्म है। इन्वर्टर पे जो डिवाइस लगी है उसको बैटरी बोला जाता है, लेकिन जो घड़ी के अंदर हम डालते हैं उसको सेल बोला जाता है। मार्केट में भी आप जब खरीदने जाएंगे तो घड़ी के अंदर जो आप डाल रहे हो डिवाइस, वो मार्केट में आपको सेल के नाम से मिलेगा, जबकि इन्वर्टर के साथ जो हम अटैच करते हैं दैट इज कॉल्ड अ बैटरी। डिफरेंस क्या है दोनों टर्म्स में? डिफरेंस होता है, सेल एक सिंगल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल को बोला जाता है, जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रोड एनोड होती है और एक कैथोड होती है। लेकिन बैटरी जो है, इट इज अ कनेक्शन ऑफ सेल्स इन सीरीज। द सेल्स connected in series is called battery। तो जब आप एक से ज़्यादा सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हो तब वो डिवाइस बैटरी कहलाती है। तो घर पे आपने इन्वर्टर के साथ जो बैटरी अटैच्ड है उसमें देखा होगा इस तरीके से, ऊपर की तरफ वाटर लेवल प्रोजेक्शंस होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, और इसका ऊपर का जब आप कवर हटा दोगे तो आपको दिखेंगे इस तरीके से 6 सेल्स होते हैं। 6 सेल्स होते हैं बैटरी के अंदर। तो ये एक सेल हो गया, 2 3 सेल एक लाइन में और 3 सेल नीचे वाली लाइन में। तो ये सेल्स जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं सीरीज से, और इसको हम इसी वजह से बैटरी बोलते हैं। सो बैटरी जो टर्म है वो कनेक्शन ऑफ सेल्स के लिए यूज किया जाता है, सिंगल सेल के लिए नहीं। तो अगर आप ऐसा करते हो कि आप एक सिंगल सेल जो है उसको भी बैटरी बोलते हो तो टेक्निकली यू आर रॉन्ग। तो ये हो गया सेल और बैटरी का डिफरेंस। बैटरी इज अ कनेक्शन ऑफ सेल्स। चलिए, अब ये जो सेल्स जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ये होते हैं हमारे दो टाइप के। द सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। क्या क्या होते हैं टाइप इसके? एक होता है प्राइमरी सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। क्या डिफरेंस है दोनों में? चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी सेल जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइमरी सेल? द सेल in which redox reaction या फिर the cell which once used cannot be recharged। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जिस सेल को एक बार हम यूज कर लें और उसके बाद में उसको दोबारा से हम यूज ना कर पाए, दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी सेल। एग्जाम्पल क्या है इसका? ड्राई सेल, जो घड़ी के अंदर हम सेल डाल रहे हैं, रिमोट के अंदर हम सेल डाल रहे हैं, या फिर मरकरी सेल। तो मरकरी सेल रिस्ट वॉच में डलता है, बटन सेल भी बोलते हैं जिसको। तो ये दोनों सेल्स जो होते हैं ये रिचार्जेबल नहीं होते। इवन जो घड़ी के अंदर आप सेल लाके डालते हो, अगर उसके पैकेट पे आप देखोगे तो उस पर एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है कि इट इज़ बेस्ट बिफोर 6 मंथ। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक बार अगर ये सेल आपने यूज़ कर लिया तो आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे, और उसको यूज़ करने के लिए भी आपके पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये ऐसे सेल्स जिनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, विच कैन नॉट बी रिचार्ज, दे आर कॉल्ड प्राइमरी सेल्स। फिर आ जाता है सेकेंड टाइप, सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं? जिन सेल्स को हम यूज कर लेते हैं और यूज करने के बाद में रिचार्ज भी कर लेते हैं। द सेल्स विच कैन बी रिचार्ज्ड आफ्टर यूज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल्स। एग्जाम्पल, निकल कैडमियम सेल, इसको निकैड सेल भी बोलते हैं, और लेड स्टोरेज बैटरी,
या फिर इन्वर्टर बैटरी। These are the examples of secondary cells। तो ये दो टाइप होती हैं सेल्स की जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, एक वो जिसको रिचार्ज किया जा सकता है और दूसरी वो जिसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। अब हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी सेल्स के एग्जांपल्स। ये दोनों एग्जांपल्स हमारे सिलेबस के अंदर दिए गए हैं, ड्राई सेल एंड मरकरी सेल कह लो या बटन सेल कह लो। सबसे पहले हम ड्राई सेल को डिस्कस करते हैं। तो प्राइमरी सेल जो है इसके एग्जाम्पल हैं, सबसे पहला है ड्राई सेल। इसका दूसरा नाम लेक्लांचे सेल भी है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया जिसमें इस टर्म का यूज़ किया गया, लेक्लांचे सेल। तो ड्राई सेल को ही लेक्लांचे सेल जो है वो बोला जाता है। ये सेल जो है सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन और इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो आप जो घड़ी के अंदर लाके सेल डालते हो वो यही होता है। देखो कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर। जिंक मेटल कंटेनर होता है इस सेल के अंदर। तो ये कंटेनर जो है बाहर का, ये जिंक का बना हुआ होता है। दिस इज जिंक कंटेनर and this zinc container it act as anode। ये एनोड का काम करेगा, which act as एनोड। सेकंड, इस कंटेनर के सेंटर में एक रॉड होती है ब्लैक कलर की, दिस इज ग्रेफाइट रॉड। तो यहां पर लिखेंगे द सेंटर ऑफ दिस कंटेनर इज फिटेड विद अ ग्रेफाइट रॉड विच एक्ट एज कैथोड। तो ये ग्रेफाइट रॉड काम करेगी कैथोड का। इसके बाद इन दोनों रॉड्स के बीच में यहाँ पर एक पोरस पेपर लगा दिया जाता है। सो अ पोरस पेपर इट डिवाइड्स द स्पेस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। अ पोरस पेपर divides the space between cathode and anode। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये जो जिंक का कंटेनर है इसके चारों तरफ हम एक पेस्ट बनाते हैं इस चीज का, ZnCl2 + HCl। तो यहां पर लिखेंगे द जिंक कंटेनर is in contact with a paste of ZnCl2 and NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट जो है उसके साथ कांटेक्ट में होता है। तो यहाँ पर पूरा आपने ये पेस्ट भर दिया ZnCl2 + NH4Cl का। इसके बाद ये जो रीजन है पोरस पेपर के अंदर वाला, ये रीजन फिल्ड होता है विद MnO2 + कार्बन से। तो यहां पर हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रेफाइट रॉड इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्रेफाइट rod is in contact with a paste of MnO2 and carbon, that is C। तो ये हो गई कंस्ट्रक्शन। इस सेल को यहां पर एक पिच लगा के ऊपर से टॉप से सील कर दिया जाता है और यहाँ पर एक मेटल कैप लगा दी जाती है।
मेटल कैप और पिच लगा के ये सील कर देते हैं यहाँ से। तो ये सेल जो है ये हमें मार्केट में मिलता है। अब देखो बच्चों, इसके अंदर ये जो पोरस पेपर था ये काम करता है एक सॉल्ट ब्रिज का। इसके अक्रॉस आयंस की मूवमेंट जो है वो हो सकती है। तो ये डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लेना, और अगर क्वेश्चन आता है ड्राई सेल जो है वो आप एक्सप्लेन करो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग उसका। तो इस तरीके से आपको पॉइंट वाइज जो है वो सभी रीजन्स लिखने होंगे और इस तरीके से डायग्राम में दिखाने होंगे। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, जब इस ड्राई सेल को किसी सर्किट के अंदर कनेक्ट किया जाता है तो इसके अंदर एक रेडॉक्स रिएक्शन शुरू हो जाती है। तो रिएक्शन देखते हैं अब हम, रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड्स। सबसे पहले बात करते हैं एनोड की। हम इस चैप्टर में कई बार ये बात बोल चुके हैं कि एनोड वो इलेक्ट्रोड होती है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड किसकी बनी है? जिंक कंटेनर की। तो जिंक कंटेनर ऑक्सीडाइज होगा और ये बनाएगा Zn2 पॉजिटिव आयन प्लस रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो Zn2 पॉजिटिव आयन जो है वो इस मेटल कंटेनर से अलग होके कहाँ आ जाएगा? पेस्ट के अंदर। कौन सा पेस्ट? ZnCl2 प्लस HCl वाला, जहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिलीज हुए, ये एक्सटर्नल सर्किट से, जब आप इसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो एक्सटर्नल सर्किट से फ्लो होंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन अंदर से नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा बाहर वाले सर्किट से जिसमें भी आपने इसको कनेक्ट किया है। तो ये रिएक्शन हो जाती है एनोड की, जिसमें हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है जिंक कंटेनर के ऊपर। अब बारी आ जाती है कैथोड की। तो देखो बच्चों, यहां पर कैथोड पे क्या होगा? कैथोड में हमने लिया था MnO2। MnO2 जो है वो इस पेस्ट के अंदर अवेलेबल है। अब इस पोरस पेपर से अमोनियम के आयंस जो है वो यहां से यहां ट्रेवल करते हैं। तो आपने पढ़ा था सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या फंक्शन होता है? सॉल्ट ब्रिज जो है वहां से आयंस का मूवमेंट होता है। कौन से आयंस मूव करेंगे? NH4+। तो NH4+, ये आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये मूव करते हैं इस पेस्ट से इस पेस्ट की तरफ। MnO2 जो है वो ऑलरेडी कैथोड के सराउंडिंग में अवेलेबल है। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सटर्नल सर्किट से आए यहां पे। तो ये तीनों चीजें जो है वो अब कैथोड के ऊपर क्या करवाएंगी? रिडक्शन। रिडक्शन जब होगा तो यहां पर देखो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। तो ये +4 से चला जाता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +3 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? मैंगनीज रिड्यूस हो रहा है। 2 मैंगनीज के एटम हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ये जो अमोनियम है ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में, NH3 प्लस यहाँ पर प्रोड्यूस होगा वाटर, H2O। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन जो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। तो ये हो गई रिएक्शन जो कैथोड पे हमें देखने को मिलती है। अब देखो इस रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये गैसीय स्टेट में है, अमोनिया। तो अमोनिया अगर गैसीय स्टेट में बना है तो धीरे धीरे इस सेल के अंदर जो है वो गैस इकट्ठी हो जाएगी, और गैस अगर इकट्ठी हो जाएगी तो ये सेल ब्लास्ट हो जाएगा किसी टाइम पे जाके, क्योंकि गैस जो है वो तो प्रेशर एक्सर्ट करती है। लेकिन क्या आपने कभी सेल को काम करने के बाद या जब आप उसको यूज कर रहे हो तो कभी फटते हुए देखा है? तो ऐसा करते हुए नहीं देखा होगा आपने। क्यों नहीं फटते सेल गैस बनने के बावजूद? इसके पीछे है ये कॉम्प्लेक्स, द अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन एट कैथोड, इट, नोट कर लेना इस पॉइंट को, द अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड at cathode combines with Zn2 plus and Cl minus to form a complex। कैसा कॉम्प्लेक्स?
2 अमोनिया Zn2+ और 2 Cl- के साथ मिलके ये कॉम्प्लेक्स बना लेती है। ZnNH3 2 तो ये कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से अमोनिया गैसियस फॉर्म में नहीं बचती, वो कन्वर्ट हो जाती है इसी एक पेस्ट के अंदर। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो इसी केमिकल के अंदर अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से अमोनिया गैस की फॉर्म में प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाती और ये सेल जो है वो नहीं फटता। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस एट दीज 2 इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट, इस सेल का पोटेंशियल जो है वो कितना होता है? तो ये सेल आपको मैक्सिमम पोटेंशियल देगा। दिस सेल प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल ऑफ 1.25 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट। इतना पोटेंशियल जो है वो ये सेल आपको जनरेट करके देगा। और इस सेल को यूज कहाँ कहाँ करते हैं? यूज्ड इन ट्रांजिस्टर, टॉर्चेस, रिमोट, वॉल क्लॉक्स एक्सेट्रा। तो ये हो जाते हैं यूजर्स। अब देखो बच्चों, इस सेल का एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि इस सेल की एक एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट कहाँ से आई? एक्सपायरी डेट आई इस कंटेनर से। ये कंटेनर जो है वो जिंक का बना हुआ है और जिंक के साथ कांटेक्ट में क्या चीज़ है? NH4Cl। ये सॉल्ट कैसा होता है? एसिडिक सॉल्ट। और एसिडिक सॉल्ट जो है वो क्या करते हैं? मेटल को धीरे धीरे कोरोड कर देते हैं। दे स्पीड अप देयर कोरोजन। तो ये जिंक का कंटेनर रखा रखा भी धीरे धीरे कोरोड होता रहता है। इस वजह से ये मेटल जो है इसकी थिकनेस कंटिन्यूसली कम होती जाती है। और अगर आपने इस सेल को लंबे टाइम तक यूज़ नहीं किया तो ये रखा रखा ही डिस्चार्ज हो जाएगा। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस सेल। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर इस पॉइंट की फॉर्म में। लिमिटेशन, this cell do not have a long life because the zinc container is slowly corroded due to the action of acidic salt NH4Cl। तो ये कारण है जिस वजह से इस सेल की लंबी लाइफ नहीं होती। सो दिस वाज ऑल अबाउट ड्राई सेल। तो ये चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी होंगी, इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। एग्जाम के अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से आ सकता है। शॉर्ट आंसर में आपसे पूछ सकता है कि लिमिटेशन बता दीजिए या यूजेस बता दीजिए, या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इसकी रिएक्शंस पूछी जा सकती हैं कि राइट डाउन द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट कैथोड एंड एनोड। तो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड रिएक्शन ऑफ ड्राई सेल। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट आंसर टाइप में व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ड्राई सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH3 gas produced at cathode do not cause the bursting of cell. Why?
या फिर राइट द रिएक्शन taking place at cathode and anode in a dry cell। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पॉसिबल हैं, जो पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। अब हम चलते हैं सेकंड जो हमारा सेल है, दैट इज मरकरी सेल। मरकरी सेल का दूसरा नाम बटन सेल भी है। मार्केट में आपको ये बटन सेल के नाम से मिलेगा। और इस सेल का एक तीसरा नाम भी है, दिस इज रूबिन मैलोरी सेल। तो ये तीन नाम हो गए इस सेल के। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम इसका भी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि ये सेल जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पर सेम जैसे कि हमने ड्राई सेल में देखा था, एक जिंक कंटेनर होता है जो उतना ज़्यादा सिलेंड्रिकल नहीं होता जितना ड्राई सेल में था, इसकी हाइट कम होती है। तो जिंक कंटेनर is used which act as एनोड। तो यहाँ पर भी आउटसाइड जो कंटेनर है वो जिंक का ही बना हुआ है। सेकंड, कार्बन इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, कार्बन रॉड act fitted in the center of container act as कैथोड। तो यहाँ पर एक कार्बन रॉड कह लो या ग्रेफाइट रॉड कह लो इसको, दिस इज कार्बन रॉड, दिस इज जिंक कंटेनर। ये काम करेगा एनोड का, ये काम करेगी कैथोड का। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो है वो एक डिफरेंस आ जाता है। जो पोरस पेपर लगाना है वो इस जिंक कंटेनर के साथ साथ लगाना है। पोरस पेपर यहाँ पर इस एम्प्टी स्पेस को डिवाइड नहीं करता, बल्कि पोरस पेपर लगाया जाता है इस जिंक कंटेनर के जस्ट साथ। इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पर यूज किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज करते हैं, दैट इज मर्क्यूरी ऑक्साइड प्लस KOH। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a porous paper is placed close to the close in contact with the zinc container। Next, electrolyte of HgO and KOH is used, is filled between cathode and anode, is filled between कैथोड एंड एनोड। तो यहाँ पर ये पूरा इलेक्ट्रोलाइट फिल किया गया है। इस पोरस पेपर का काम क्या है, ये पोरस पेपर इस इलेक्ट्रोलाइट को इस एनोड के साथ कांटेक्ट में नहीं आने देता, जिसकी वजह से इस सेल की लाइफ जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, उतनी नहीं होती जितनी ड्राई सेल की होती है। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब देखो यहाँ पर, जब इस सेल को आप कनेक्ट करते हो डिवाइस के अंदर, तो इस सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसकी रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे।
So when this cell is connected in any circuit, then the redox reaction it begins, and this reaction taking place at respective electrode can be written as, सबसे पहले बात करते हैं एनोड की। एनोड जो है वो किसकी है, जिंक कंटेनर की। तो जिंक कंटेनर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के जो आयंस हैं, दैट इज एल्कलाइन मीडियम में, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होके ये बनाता है जिंक ऑक्साइड और रिलीज करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर भी एक सील किया जाता है इसको टॉप से, और ऊपर जो है इसके ऊपर भी एक कोटिंग जो है जो मेटल कैप का काम करती है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट, एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे जब आप इसको कनेक्ट कर दोगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ये रिएक्शन हो गई एनोड पे। अब देखो कैथोड जो है, कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोड के ऊपर हमने इलेक्ट्रोड जो है वो किसकी बनाई है, कार्बन रॉड या ग्रेफाइट की। तो मरकरी ऑक्साइड जो है HgO, वाटर और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके, यहां पर मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो मरकरी रिड्यूस हो जाएगा, क्या बनाएगा Hg प्लस 2OH नेगेटिव आयंस। ये रिएक्शन होती है कैथोड के ऊपर। तो मरकरी ने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, एक्सेप्ट होने के बाद रिड्यूस हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पहुंच गई 0, तो +2 से 0 में आ गया, मतलब रिडक्शन ऑफ मरकरी इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई कैथोड पे। तो यहाँ पर हम अब नेट रिएक्शन अगर लिखें इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करके, तो नेट रिएक्शन किस तरीके से लिखी जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, वाटर से वाटर कैंसिल हो जाएगा, 2OH नेगेटिव से 2OH नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो Zn प्लस HgO इट गिव्स अस ZnO प्लस Hg। ये आ गई नेट रिएक्शन। मरकरी से मरकरी ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया मरकरी में, और जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया जिंक ऑक्साइड में। अब इस नेट रिएक्शन जो है इसके अंदर हमें एक चीज नोटिस करनी है, इस नेट रिएक्शन में कोई भी आयन नहीं लिखा हुआ, मतलब कोई भी ऐसा एटम जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, ऐसी कोई भी स्पीशीज इन्वॉल्व नहीं है। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि हमारा जो एनोड है और जो कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रहा है, ये केमिकल स्पीशीज जब तक आप इनको यूज नहीं करोगे तब तक एज इट इज रहेंगी। ठीक है, तो नेट रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है, नेट रिएक्शन से हमें ये पता चल रहा है कि ये सेल जो है वो लंबे टाइम तक किस लिए चलता है, क्योंकि यहाँ पर आयंस इन्वॉल्व नहीं है। तो एडवांटेज जो है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए, दिस सेल हैज अ longer life because the net reaction taking place in the cell do not involve any ion, hence the concentration do not change। जबकि ड्राई सेल में ऐसा नहीं था, ड्राई सेल जो था वो रखे रखे भी ऑक्सीडाइज हो रहा था, कोरोड कर रहा था जिंक कंटेनर को, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी। तो इस वजह से इसकी लंबी लाइफ होती है बटन सेल की। नेक्स्ट ये पॉइंट भी नोट करना है, बटन सेल जो है इसको कम करंट वाली डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है, मतलब ऐसी डिवाइसेस जिसमें ज़्यादा करंट इन्वॉल्व नहीं होता या यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दिस सेल इज यूज्ड इन लो करंट डिवाइसेस। एग्जाम्पल हियरिंग एड। तो आपने अगर कभी देखा हो, जिन लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए हियरिंग एड, कुछ मशीनें आती हैं कान की मशीनें, तो हियरिंग एड में वॉचेस में
जो रिस्ट वॉच होती है जो कलाई पे बांधते हैं हम उनमें, और इवन कैलकुलेटर जो है इनके अंदर भी हम यूज़ होता हुआ देखते हैं बटन सेल को। तो ये हो गया बटन सेल के बारे में। इस सेल का एक लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन है? नेट रिएक्शन में आपने देखा था इस सेल के अंदर मरकरी बनता है। मरकरी एक पॉइजनस सब्सटेंस है, एक मेटल है जो कि पॉइजनस होता है हमारे लिए, और ये मेटल अगर आप डिस्कार्ड कर देते हो सराउंडिंग में तो ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो दिस सेल प्रोड्यूसेस mercury, therefore if it is discharged directly in the surroundings, then it causes pollution। तो इससे पॉल्यूशन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि इसमें मरकरी प्रोड्यूस हो रहा है इस सेल के अंदर। तो ये हो गया बटन सेल या फिर मरकरी सेल। तो ये थे हमारे प्राइमरी सेल्स। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज सेकेंडरी सेल्स पे। सेकेंडरी सेल्स में हमारे पास दो एग्जाम्पल्स आते हैं। एक होती है लेड स्टोरेज बैटरी, जिसको लेड एक्यूमुलेटर भी बोला जाता है, और दूसरा है निकल कैडमियम सेल। इस साल जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है इसमें लेड स्टोरेज बैटरी जो है इसको हटा दिया गया है। तो सेकेंडरी सेल में अब हमारे पास एक ही एग्जाम्पल बच जाता है, दैट इज निकल कैडमियम सेल। सेकेंडरी सेल किसको बोलते हैं? द सेल विच कैन बी recharged after use are called secondary cells। तो हम निकल कैडमियम सेल या फिर जिसको निकैड सेल बोलते हैं, ये एक एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। निकल कैडमियम सेल जो बनाया जाता है इसके अंदर कैडमियम कंटेनर act as एनोड, और कैथोड जो बनाई जाती है वो एक मेटल ग्रिड का यूज करके बनाई जाती है। तो अ मेटल ग्रिड कंटेनिंग NiO2 act as कैथोड। तो बुक्स के अंदर जो है वो बच्चों इसका डायग्राम दे रखा है, बोर्ड पे थोड़ा सा बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये दो बातें जो है वो आप नोट कर लेना, कंस्ट्रक्शन के अंदर ये दो चीज़ें लिखनी है, और डायग्राम जो है वो इसका आप बुक से रेफर कर लेना। साथ साथ इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है, दिस इज KOH सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज KOH सॉल्यूशन। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब आ जाते हैं, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ निकैड सेल। अब हम आ जाते हैं जब हम इसको किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं तो इस सेल के ऊपर कैथोड और एनोड पे क्या क्या रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले हम रिएक्शंस डिस्कस करते हैं एट एनोड। एनोड वाली जो इलेक्ट्रोड होगी इस पे क्या रिएक्शंस हमें देखने को मिलती हैं। तो एनोड जो है वो यहां पर काम करती है कैडमियम। कैडमियम का होता है ऑक्सीडेशन, अगर ये एनोड का काम करेगी तो कैडमियम इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयंस ये बनाएगा CdOH होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज्ड। तो यहाँ पर कैडमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गई, इसका मतलब कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो इस तरीके से आप ये शो कर सकते हैं कि कैडमियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ये रिएक्शन हो जाती है एनोड पे। इसके बाद में हम बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? तो कैथोड पर हमें रिएक्शन देखने को मिलती है
ये NiO2 प्लस H2O प्लस दिस 2 इलेक्ट्रॉन। निकल डाइऑक्साइड जो हमने मेटल ग्रेड इलेक्ट्रोड के अंदर लिया था, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है NiOH होल ट्वाइस प्लस, यहाँ पर देखो बच्चों निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +4, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +2। तो निकल +4 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, इसका मतलब रिड्यूस हो रहा है और साथ साथ जो है वो 2OH नेगेटिव और रिलीज करेगा। तो निकल का रिडक्शन हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर और ये रिएक्शन हो जाती है हमारी कैथोड पे। तो यहाँ पर अगर हम नेट रिएक्शन लिखें तो नेट रिएक्शन में क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, इसको और इसको, OH नेगेटिव से OH नेगेटिव कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो NiO2 प्लस 2H2O, तो ये NiOH होल ट्वाइस प्लस CdOH होल ट्वाइस, ये आ जाएगी नेट रिएक्शन। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कोई आयन इन्वॉल्व नहीं है, आयन इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से ये सेल भी आपका रखा रखा डिस्चार्ज नहीं होगा। तो ये आ गई हमारे पास निकल कैडमियम सेल की ओवरऑल रिएक्शंस। अब क्योंकि ये एक सेकेंडरी सेल है और सेकेंडरी सेल की खासियत क्या होती है, दे कैन बी रिचार्ज। तो जब हम इस सेल को रिचार्ज करेंगे एट द टाइम ऑफ रिचार्जिंग, तो बच्चों एक कंसेप्ट याद रखना, रिचार्जिंग के टाइम पे जो कैथोड थी, पहले जो कैथोड थी इनिशियली, वो अब बन जाएगी एनोड, और जो एनोड है इनिशियली ये बन जाएगी कैथोड। तो आपने जो दो रिएक्शंस लिखी हैं इनको इन्वर्स करके लिखना है। तो जैसे कि मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं, जब आप रिचार्जिंग करेंगे तो इसको लिखेंगे एनोड एट टाइम ऑफ रिचार्जिंग। एनोड पे रिएक्शन कौन सी होगी, तो मैं इस एरो को जस्ट अपोजिट कर देता हूं। दिस इज द रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट एनोड ड्यूरिंग रिचार्जिंग। तो इसको हम NiOH होल ट्वाइस प्लस 2OH नेगेटिव चेंजेस इनटू NiO2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गई रिएक्शन एनोड के ऊपर। अब बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पे क्या होगा, तो पहले हमने रिएक्शन क्या लिखी थी, कैडमियम जो है ये 2OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है, ये रिएक्शन हो जाएगी जस्ट इन्वर्स। तो इसको इन्वर्स करके लिखेंगे तो CdOH होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स अस Cd प्लस 2OH माइनस। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन एट कैथोड। तो जो एनोड थी उस पर जो रिएक्शन हो रही थी उसको मैंने उल्टा करके लिख दिया, जो कैथोड थी उस पर जो रिएक्शन हो रही थी उसको हमने उल्टा करके लिख दिया और टर्मिनल्स को चेंज कर दिया, कैथोड को एनोड बना दिया, एनोड को कैथोड बना दिया। तो ये हो जाती है रिचार्जिंग की रिएक्शन। जो पहले लिखी गई थी उसको डिस्चार्जिंग की रिएक्शन भी बोल सकते हैं हम। तो आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, राइट डाउन द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन अ निकैड सेल एट द टाइम ऑफ रिचार्जिंग या फिर एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग। तो अगर आप एक भी रिएक्शन याद कर लेते हो, डिस्चार्जिंग वाली याद कर लो, तो रिचार्जिंग में आपको खुद ही याद हो जाएगा कि रिएक्शन को पलट के लिखना है और टर्मिनल्स को चेंज करना है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आप इसकी प्रॉब्लम्स जो है NCERT की वो कर लेना अपनी नोटबुक्स के अंदर, और साथ साथ और कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप शेयर कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे।